तो चलिए कुछ देर आज फिर रात को हो क्या बात है 12:45 हो गया बाप रे। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा टाइम वेस्ट या इन्वेस्ट जो भी हो कर लेते हैं हम लोग। और आज का जो अपना टॉपिक है ना, ये टॉपिक है कि अभी आईपीओ बहुत आ रहा है। आप लोग देख रहे हैं कि मार्केट में आईपीओ बहुत ज्यादा आ रहा है, तेजी से आ रहा है। तो कुछ सरकारी नौकरी वाले जो लोग हैं उनके लिए ये सवाल था कि क्या हम आईपीओ ले सकते हैं, क्या शेयर की ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने थोड़ा सा मेहनत किया है। एक्चुअली ये अपना टॉपिक है नहीं, तो हमने थोड़ा सा मेहनत किया। और हम कहाँ से पता कर रहे हैं, हमने चले आए यहाँ पे सेंट्रलाइज सर्कुलर इंफॉर्मेशन सिस्टम CCIS। यहाँ पे आकर के आप जब सर्च सर्कुलर पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये विंडो आ जाएगी। यहाँ पे रेफरेंस नंबर डाल के और कैपेचा डालने के बाद आप सर्च करोगे तो आपके पास जो ऑफिस मेमोरेंडम इसका है वो ओपन होके आ जाएंगे। अगर आपको रेफरेंस नंबर नहीं है तो डेट डाल दो, सब्जेक्ट डाल दो, उसका टाइप डाल दो, मेन कैटेगरी जो सब कैटेगरी है वो दोनों कैटेगरीज डाल दो। इससे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो ये नोटिफिकेशन जो आपका है ये ऑफिस मेमोरेंडम है। इसका ना लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा यूट्यूब पे, ठीक है ना। तो वहां से आप लोग डाउनलोड कर लेना, जरूरत पड़ेगी। तो चलिए, मैं हूँ राम प्रकाश गौतम और आप देख रहे हैं जीएसटी राम प्रकाश गौतम यूट्यूब चैनल। अब हम डिस्कस करते हैं इस पे कि क्या कहता है ये सर्कुलर। इसके लिए मैं डाउनलोड कर रखा हूँ, यहाँ से हम लोग चर्चा करते हैं। ये सर्कुलर जो है ऑफिस मेमोरेंडम, ये 7 फरवरी 2019 का है। और इसमें इन्होंने बताया है कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट समझिए, CCS कंडक्ट रूल्स 1964, रिवीजन इन लिमिट फॉर इंटीमेशन in respect of transactions in sale and purchase of shares, securities, debentures, etc. एक बात आप लोग ध्यान से समझिएगा, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो देखना किनको है, किनके लिए बेनिफिशियल है। ऐसे तो देखो, कोई भी नॉलेज की चीजें हर व्यक्ति के लिए पता नहीं कब किसको जरूरत पड़ जाए, नॉलेज का होता है। जो हमारे लिए ये जीएसटी नहीं है, ना इनकम टैक्स है, ना अकाउंटिंग है, बट कुछ लोगों का डिमांड हुआ यूट्यूब पे हूँ तो जरूरत हो जाती है। तो नॉलेज होने के लिए तो कोई भी आदमी देख सकते हो। ये कोई क्या आप बोल रहे हो, आजकल जो आ रखे हैं शिल्पा जी के स्वामी राजकुंद्रा जी का वीडियो नहीं है, इसलिए कोई भी व्यक्ति इसे देख सकते हैं। बट स्पेशली जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो ना वो देखना, उनके लिए ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। कहता है कि जो लिमिट का इंटीमेशन लिमिट जो है, जैसे कि आपको ये जो सरकारी नौकरी वाले हैं उनको कुछ अपने डिपार्टमेंट को इंटीमेशन देना पड़ेगा अगर वो शेयर का, सिक्योरिटीज का, डिवेंचर्स का सेल और परचेज करते हैं, उसके ट्रांजैक्शन के रिगार्डिंग उसके लिमिट में रिवाइज किया गया है। उसके लिए ये नोटिफिकेशन, ये ऑफिस मेमोरेंडम दिया गया है। द अंडरसाइन इज डायरेक्टेड टू रेफर टू दिस डिपार्टमेंट्स ऑफिस मेमोरेंडम नंबर 11013 बाई 6 बाई 91 dated 8 April 1992, prescribing the following limit of transactions in shares, securities, debentures, or mutual funds scheme, etc. for intimation to government in a prescribed format. 8 अप्रैल 1992 को एक ऑफिस मेमोरेंडम दिया गया था जिसमें इस बातों की चर्चा की गई है। उसका जो लिमिट है उसको रिन्यूअल किया गया है, रिवीजन किया गया है, जिसमें कहा जाता है कि अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई शेयर, सिक्योरिटी, डिवेंचर या म्यूचुअल फंड का ट्रांजैक्शन करता है, सेल परचेज करता है, तो उसे अपने सीनियर ऑफिसर्स को, अपने डिपार्टमेंटल अधिकारी को यानी कि गवर्नमेंट को एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट में आपको इंटीमेशन देना है। अब प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट क्या है, इस वीडियो में लास्ट में आपको इसी पेपर पे, इसी फॉर्म के साथ 4th पेज पे एक फॉर्म है, उस फॉर्म की भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं ना, सरकार ने ना 4 तरह की कैटेगरी ऑफिसर्स किया है। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी। मुझे इतनी जानकारी नहीं है, मैं अभी फिर से कर देता हूँ। मुझे नहीं पता ये ग्रुप ए ग्रुप बी वाले क्या होते हैं। सुनता हूँ कि ये ग्रुप ए का ऑफिसर है, ये बी का है, ये सी का है।
ये ग्रुप डी का बड़ा, देखो एक चीज देखना, ग्रुप डी ऑफिसर्स, अब ग्रुप डी में क्या होता है मुझे नहीं पता, आप लोग समझ जाना। अब इन्होंने कहा कि जो लोग ग्रुप ए और ग्रुप बी में हैं उनके लिए क्या है, ऑफिसर्स, जो ऑफिसर्स ग्रुप ए और ग्रुप बी में हैं, और अगर इफ द टोटल ट्रांजैक्शन इन शेयर्स, securities, debentures or mutual fund scheme etc. exceeds rupees 50,000 during the calendar year। अब एक चीज याद रखना, आप मेरे मुंह से अक्सर सुनते होंगे फाइनेंशियल ईयर, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, यार ये कैलेंडर ईयर क्या आ गया। तो जो लोग अकाउंट से, इनकम टैक्स से, जीएसटी से रिलेटेड नहीं हो उसके लिए कैलेंडर ईयर ही होता है। कैलेंडर ईयर का मतलब होता है जनवरी से दिसंबर, 1 जनवरी से 31 दिसंबर, उसके लिए मार्च वगैरह ना कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो कह रहा है कि जो लोग ए ग्रेड और बी ग्रेड के ऑफिसर्स हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी के ऑफिसर्स हैं, यानी कि कर्मचारी हैं, उनके लिए अगर वो शेयर का ट्रांजैक्शन करते हैं, सिक्योरिटीज का सेल परचेज करते हैं, डिवेंचर्स का करते हैं, म्यूचुअल फंड्स का करते हैं, और अगर वो एक साल में जनवरी से दिसंबर के बीच 50,000 रुपए से अधिक का ट्रांजैक्शन कर लेते हैं, सेम उसी तरह अगर ग्रुप सी और ग्रुप डी के ऑफिसर्स 25,000 रुपया से ज्यादा का ट्रांजैक्शन कर लेते हैं, तो उनको प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म में अपने डिपार्टमेंट हेड को, गवर्नमेंट को इंटीमेशन देना पड़ेगा, ठीक है ना। अब आपको एक चीज यहाँ पे समझना है दोस्त, कि आप जो प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म की मैं बात बार बार कर रहा हूं, ये मुझे जो लगता है कि एक्चुअली मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो हूं नहीं, ना मेरे फैमिली में कोई है जो मुझे पता हो। आपको ना क्या करना होता होगा, शायद जो मुझे लगता है कि आपके ऑफिस में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म जो है ना ये हर साल देता होगा कि भैया इसे भर के दे दो, जहां तक मुझे लगता है। अगर नहीं देता है तो यहाँ से ले लो, या ये भी हो सकता है कि पता नहीं सरकार क्या है, जो आपको जिनका रिपोर्टिंग ऑफिसर हैं, जो अधिकारी आपके हैं, वो भी दबा के करते होंगे शेयर का काम, म्यूचुअल फंड का काम, और तो देने की जरूरत भी नहीं पड़ती होगी। खैर आगे हम देखते हैं, पैरा नंबर 2 में इन्होंने लिखा है कि एज पर रूल 16 सब रूल 1, रूल 16 सब रूल 1 provides that no government servant shall speculate in any stock, ध्यान रखना इस वर्ड को, speculate in any stock, शेयर और अदर इन्वेस्टमेंट। एक और छोटा सा वर्ड देखो, 2 अल्फाबेट्स का एक वर्ड है, प्रोवाइड दैट नो गवर्नमेंट सर्वेंट शेयर स्पेकुलेट, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज शेयर में, स्टॉक में, म्यूचुअल फंड में, डिवेंचर्स में किसी भी कीमत पे डेली बेसिस पे, मैं आपको फिर से बता देता हूं, इंट्रा बेसिस, इंट्राडे या इंटरडे, इन दोनों बेसिस में रूटीन में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता है। पॉइंट को समझ जाना, मेन पॉइंट यहीं पे मैं खत्म हो गया, पूरा मैं पढ़ूंगा बट यहीं पे खत्म हो गया। लेकिन मैंने 2 वर्ड वहां लिया था कि आईपीओ खरीद सकता है कि नहीं और शेयर में अप्लाई कर सकता है कि नहीं। अब एक चीज याद रखना, लॉ में जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं यार, वो कंपटीशन कम्पीट करके आते हैं तो उन्हें तो पता ही होगा लॉ की बातें। लॉ में जो लिखा होता है ना वही होता है, लॉजिक नहीं चलता है। एक स्टोरी बता रहा हूँ, आप लोग तो अच्छे पढ़े लिखे हो, जो भी इस वीडियो को सुन रहे होंगे निश्चित ही मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे और वो अच्छे पढ़े लिखे होंगे, मेरिट से आए होंगे नौकरी में बिना रिश्वत दिए। होता क्या है, दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज साहब ने अपने फेयरवेल में कहा था कि जब कोर्ट में केस आवे ना तो क्या एक्चुअल है, क्या घटना है, उसको दोनों पार्टी जानता है, जिसने केस किया और जिस पे केस किया, दोनों जानता है कि एक्चुअल क्या है। और वहां जो आप सोचते हो ना कि मेरे केस का ट्रायल हो रहा है, यार तुम्हारे केस का ट्रायल नहीं हो रहा है। ट्रायल तो बेचारा उस जज का हो रहा है कि उसके क्वालिफिकेशन पे, उसके कैरियर पे, उसके एक्सपीरियंस का तुम दोनों अंदाजा लगा रहे हो कि क्या ये पकड़ पाता है मुझे कि नहीं।
पता नहीं वो पकड़ पाता है कि नहीं, गवाह, सबूत, वकील, तारीख पे तारीख देते जाता है, लेकिन ये पकड़ पाता है कि नहीं, ये ना मारने वाला जानता है ना मरने वाला जानता है। और बेचारा पिसता कौन है? जज साहब। और इस चीज को कौन जानता है? जिसने मारा और जो मरा, लेकिन और कोई नहीं जानता है। और यही मारने वाला भी नहीं जानता है, और ना मारने वाला जानता है ना मरने वाला जानता है कि ये जज क्या करेगा। क्योंकि वो जज बेचारा एग्जाम दे रहा है अपने करियर में, तो एग्जाम वो दे करके बन गया जज, बट उसको डेली बेसिस पे पब्लिक के बीच इंटरव्यू देना पड़ता है, साक्षात्कार देना पड़ता है और पास करना पड़ता है। तो आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को किसी भी कीमत पे स्टॉक, शेयर और अदर इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, जैसे डिवेंचर, सिक्योरिटीज, म्यूचुअल फंड्स हुए, इन सब चीज में। लेकिन जो मैं भी आपको कह रहा हूं कि लॉ में लॉजिक नहीं चलता है, लॉ में प्रूफ और जो बुक में लिखा हुआ वर्ड है उसी से आपका काम चलना है। इस किताब में पूरे में, चलो आगे बताता हूं। इट हैज ऑल्सो बीन एक्सप्लेन द फ्रीक्वेंट परचेज और सेल और बोथ ऑफ शेयर्स, सिक्योरिटीज और अदर्स इन्वेस्टमेंट shall be deemed to be speculation within the meaning of this sub rule। आप अगर फ्रीक्वेंटली कोई सेल परचेज करते हो, ट्रेडिंग करते हो, तो उसको नहीं करना है दोस्त, उसको डेली का माना जाएगा, स्पेकुलेशन माना जाएगा, और इस चीज को आप मत करना। लेकिन एक वर्ड यहां पे अब देखो फिर आ गया, बट द ओकेजनल इन्वेस्टमेंट्स मेड थ्रू स्टॉक ब्रोकर्स। ओकेजनल इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, कभी कभी हम शेयर खरीद लिए, लेकिन ये खरीदना भी किसके थ्रू है? स्टॉक ब्रोकर के थ्रू, या अदर पर्सन ड्यूली ऑथराइज्ड एंड लाइसेंस्ड, या ऐसे व्यक्ति से आपको करना है स्टॉक का, शेयर का काम, जो ऑथराइज है, जो लाइसेंस जिसके पास है, एंड जो सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन का ले चुका है, उसका जो भी रेलिवेंट लॉ है शेयर का, उस लॉ के थ्रू शेयर मार्केट का जो ब्रोकर्स हैं, जो सर्टिफिकेट लेके बैठे हुए हैं, उनके थ्रू अगर आप करते हो, रेयर केस, ओकेजनली कभी ले लिए, कभी पता चला कि यार अच्छा शेयर आया मार्केट में, यार ले ले, तो ले लेते हो, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डेली, इंटरडे या इंट्राडे, इंटरडे तो देखो अगर ले करके छोड़ देते हो तो भी इंटरडे हो गया, बट अगर आप चाहे आज लिए, फिर 2-3 दिन में फिर सेल कर लिए, फिर 2-3 दिन में लेके परचेज किए शेयर और फिर सेल कर दिए, तो ये आपको नहीं करना है, समझ गए ना। चलो अब नेक्स्ट हम देखते हैं। विद अ व्यू टू enable the administrative authorities to keep a watch over such transactions, it has been decided that an intimation may be sent in the enclosed performa to the prescribed authority। enclosed performa, enclosed performa मतलब इस नोटिस के लास्ट में एक परफॉर्मा दिया गया है, इस परफॉर्मा के थ्रू आप अपने अथॉरिटीज को इंटीमेट करोगे, जानकारी दोगे कि भैया मैं शेयर मार्केट का काम कर रहा हूं। पहली बात तो आपको करना नहीं है, ओकेजनली अगर कर रहे हो तो बता दो, ठीक है। और आपको अधिकारी को बताना है, किसको? आपका जो भी सीनियर है। इफ द टोटल ट्रांजैक्शन, अब आपको बताना कब है ये ध्यान रख लेना। इफ द टोटल ट्रांजैक्शंस इन शेयर्स, सिक्योरिटीज, डिवेंचर्स, म्यूचुअल फंड स्कीम एक्सीड, अगर आपका शेयर, सिक्योरिटी, डिवेंचर और म्यूचुअल फंड में टोटल ट्रांजैक्शन एक्सीड कर जाता है, ज्यादा हो जाता है 6 मंथ्स बेसिक पे ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट, आपकी जो सैलरी है उसका बेसिक सैलरी जो है, जैसे सपोज करो 50,000 आप पर मंथ ड्रॉ करते हो सैलरी, उसमें से 25,000 आपका होगा समथिंग बेसिक में मान लेता हूं, बाकी इधर 25,000 में आपका HRA, कन्वेंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, एजुकेशन अलाउंस, ट्यूशन फी अलाउंस, दुनिया भर की होंगे, यूनिफॉर्म अलाउंस, जो भी आपके अलाउंसेस होते होंगे, जिस डिपार्टमेंट से भी आप बिलोंग्स करते होंगे, तो उसको छोड़ के सिर्फ बेसिक सैलरी, अगर 25,000 50,000 सैलरी लेते हो और अगर बेसिक 25,000 है, तो 25 इंटू 6 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। यानी कि 1,50,000 से अगर आपने ज्यादा किया तो आपको ट्रांजैक्शन का इंटीमेशन देना पड़ेगा।
कब करना है? ड्यूरिंग द कैलेंडर ईयर। अब आपको सपोज करो कि कैलेंडर ईयर मान लो कि अभी 2020 2021 इसको हम मानेंगे। सॉरी, मैं इसलिए कर रहा हूं, मेरी आदत है फाइनेंशियल ईयर बोलने की 2021, बट आपका 2020 लेना है। जैसे अभी चल रहा है क्या, 21-22 फाइनेंशियल ईयर, लेकिन आपका कैलेंडर ईयर क्या हो गया, 2021, यानी जनवरी से दिसंबर तक। तो सपोज करो कि मैं फिर से मेरे मुंह से फाइनेंशियल ईयर निकल रहा है, मैं कैलेंडर ईयर, सॉरी। फिर आपको कैलेंडर ईयर मान लो कि आपका कैलेंडर ईयर 2020 में फर्स्ट जनवरी 2020 से 31 दिसंबर 20 तक, 1 जनवरी 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक का जो पीरियड है कैलेंडर ईयर है, इसमें अगर आपका ट्रांजैक्शन एक्सीड करता है 6 महीने के बेसिक सैलरी से, तो आपको ये इंटीमेशन जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म है, वो इंटीमेशन कब तक देना है? 31 जनवरी 2021 तक देना है। अगले साल में 1 महीना का देते हैं। अब जैसे अगर ये 2021 की बात हम करें, अभी चल रहा है ना 2021 की अगर बात करते हो आप, तो सर आपको 2021 में क्या हो गया, 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2021 तक का जो टाइम हुआ 1 कैलेंडर ईयर हुआ, 1 साल का कैलेंडर ईयर इसको बोलाता है। तो 2021 31 दिसंबर 2021 तक जो आप ट्रांजैक्शन करोगे, उसका इंटीमेशन आपको कब देना है? 31 जनवरी 2022 तक, यानी 1 महीना का आपको टाइम दिया जाता है। अब मैं एक बार आपसे कहूंगा कि इस पूरे रूल में आप देखो, मैंने अभी एक स्टोरी बताया ना जज साहब का, उसी तरह क्या बोला था कि लॉ में लॉजिक नहीं चलता है, ठीक है, लॉ में जो लिखा है वही होना है। इसमें कहीं भी आईपीओ लिखा हुआ वर्ड आपको मिला? कहीं भी गवर्नमेंट ने नहीं लिखा, नोटिफिकेशन में डिपार्टमेंट ने, मिनिस्ट्री ने कहीं नहीं लिखा आईपीओ वर्ड। यानी कि आप शेयर, सिक्योरिटी, डिवेंचर और म्यूचुअल फंड नहीं कर सकते हो। वो भी किस बेस पे? डेली बेस पे। ओकेजनली कर सकते हो। ओकेजनली भी किससे करना है? रजिस्टर्ड जो ब्रोकर है, लाइसेंस्ड जो ब्रोकर है, उसके थ्रू आप करोगे, ठीक है, उस स्टॉक ब्रोकर से जो ऑथराइज्ड है, लाइसेंस लिए हुए है, उसका जो भी लॉ है उसके थ्रू, उसके साथ आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपने किया है और आपका 6th मंथ के बेसिक सैलरी से ज्यादा का ट्रांजैक्शन होता है, तो आपको क्या करना है? आपको करना है अपने अथॉरिटी को इंटीमेशन। लेकिन आपने यहाँ कहीं आईपीओ नहीं देखा है, इसका मतलब अगर आईपीओ नहीं लिखा हुआ है तो आप आईपीओ परचेज कर सकते हो, चाहे 25,000 का करो, 50,000 का करो, या अपनी बेसिक पे जो आपका 6 मंथ्स का है उससे ज्यादा का करो। लेकिन आपको वहां ध्यान देना होगा आईपीओ लेते समय कि जो आईपीओ का प्राइस फिक्सिंग है उसमें आपका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए, आप इन्वॉल्व ना हो, या जिस कंपनी का आप आईपीओ परचेज कर रहे हो उस कंपनी से कोई भी रिलेशन आपका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट में कहता है कि अगर आप ऐसा करते हो ट्रांजैक्शंस, तो अब आपके साथ ये क्या करते हैं, ये कहते हैं कि इट इज ऑल्सो क्लेरिफाइड, ये क्लेरिफाइड ये भी कह रहा है कि शेयर, सिक्योरिटी, डिवेंचर आर ट्रीटेड एज मूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द पर्पस ऑफ रूल 18(3) ऑफ सीसीएस। मतलब अगर आपका ये जो शेयर, सिक्योरिटी, डिवेंचर में काम करते हो आप, ब्रोकिंग करते हो आप, ट्रेडिंग करते हो आप, सॉरी ब्रोकिंग नहीं, ट्रेडिंग आप करते हो, तो इसको मूवेबल प्रॉपर्टी माना जाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं इस पे, आपको जो इसका प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म है उस फॉर्म के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि क्या इसका फॉर्म है। ये पेज 4 पे आपको ये फॉर्म है, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, जो इसकी चर्चा भी बार बार ऊपर की जा रही थी, जिसमें इन्होंने लिखा है परफॉर्मा फॉर इंटीमेशन अंडर रूल 18 सब रूल 4 ऑफ सीसीएस कंडक्ट रूल्स 1964 फॉर ट्रांजैक्शंस इन शेयर, सिक्योरिटीज, डिवेंचर्स, इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड स्कीम्स एटसेट्रा। अब आपको यहाँ पे नेम ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट, जो सरकारी एम्प्लॉय हैं, कर्मचारी हैं, वो अपना नाम यहाँ पे लिखेंगे। डेजिग्नेशन
चाहे वो जो डेजिग्नेशन जब आप लिखोगे ना तो उसी से आधिकारिक पता चल जाता है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी। डिपार्टमेंट और डेजिग्नेशन, मेन रूप से डेजिग्नेशन से ही पता चलता है कि आप किस पोस्ट पे हो, और किस पोस्ट पे हो तो किस ग्रेड में आप फॉल करते हो, ठीक है। सर्विस टू व्हिच बिलोंग्स, किस से आप सर्विस कर रहे हो, किस डिपार्टमेंट से कर रहे हो। एम्प्लॉय नंबर या कोड नंबर जो भी होता होगा आप दे दो। स्केल ऑफ पे एंड प्रेजेंट पे। स्केल क्या है सैलरी का? सैलरी का ना स्केल आप सुनोगे 4000 से 7000, 2000 से 3000, डैश डैश करके रहता है, 2000, 3000, 4000 ऐसे करके। इसमें से किस स्केल में आप फॉल करते हो, और करेंटली आप कितना सैलरी उठा रहे हो, ये चीज आपको देना पड़ेगा। तभी तो वो 6 महीना वाला कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। डिटेल्स ऑफ ईच ट्रांजेक्शन मेड इन शेयर्स, सिक्योरिटी, डिवेंचर्स, म्यूचुअल फंड्स, स्कीम एक्सेट्रा ड्यूरिंग द कैलेंडर ईयर। मैं फिर से कराऊं, कैलेंडर ईयर, कैलेंडर ईयर का मतलब जनवरी टू दिसंबर। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको क्या करना है कि जितना भी ट्रांजैक्शन आपने किया है शेयर में, सिक्योरिटी में, डिवेंचर में, म्यूचुअल फंड में, जितना भी शेयर आपने ट्रांजैक्शन किया है उस सारे ट्रांजैक्शंस का डिटेल उस पूरे साल का कैलेंडर ईयर का आपको देना है। उसके बाद पर्टिकुलर्स ऑफ द पार्टी फॉर्म विद होम ट्रांजैक्शन इज मेड। उस पर्टिकुलर्स मतलब उस पार्टी का, उस फर्म का जिससे आप ट्रांजैक्शन करते हो उसके बारे में डिटेल आपको विवरणी देनी है। पर्टिकुलर्स उनका देना है कि इज पार्टी रिलेटेड टू द एप्लीकेंट, क्या वो जिस ब्रोकर से आप काम करते हो, जिस कंपनी से, क्या उसका कोई रिलेशन एप्लीकेंट से यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉय से है। एप्लीकेंट का मतलब यहाँ पर क्या होगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय। गवर्नमेंट एम्प्लॉय से है तो हाँ, नहीं है तो नहीं। Did the applicant have any dealing with the party in his her official capacity at any time, or is the applicant likely to have any dealing with him in the near future? आपका क्या उससे ऑफिशियल कैपेसिटी में, मतलब ऑफिशियली कोई रिलेशन है उस फॉर्म से, उसको आपको देना पड़ेगा डीलिंग, या कि यही इन नजदीकी भविष्य में कोई संपर्क हुआ है या होने वाला है कोई डीलिंग। अगर ऐसा कुछ है तो उसका भी डिक्लेरेशन आपको, उसका पर्टिकुलर डिटेल देना पड़ेगा। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा सोर्सेस क्या है। आपने जो सेविंग किया, इन्वेस्टमेंट किया, उसमें फाइनेंस का सोर्स क्या है। ये आपका पर्सनल सेविंग से ये फंड आपने लगाया था, इन्वेस्टमेंट किया था शेयर में, या कोई अदर सोर्स है। अगर अदर सोर्स है तो उसका भी आपको डिटेल देना पड़ेगा। एनी अदर रेलिवेंट फैक्ट्स व्हिच एप्लीकेंट में लाइक टू मेंशन, अगर और कोई भी रेलिवेंट फैक्ट्स होता है इससे रिलेटेड, रेलिवेंट मतलब इस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, शेयर के इन्वेस्टमेंट से, सिक्योरिटी के इन्वेस्टमेंट से, म्यूचुअल फंड के स्कीम इन्वेस्टमेंट से, और आप चाहते हो तो उसका डिटेल यहाँ पे दे सकते हो। उसके बाद आपको डिक्लेरेशन देना है कि आई हियर बाय डिक्लेयर दैट द पर्टिकुलर्स गिवन एबव आर ट्रू, और अपना सिग्नेचर, डेजिग्नेशन, प्लेस और डेट दे देना है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट वीडियो इसलिए मैं इसे कहूंगा, ये रिक्वेस्टेड था, कई लोगों का पूछना हुआ अपने पास क्या कि सर क्या हम लोग ले सकते हैं शेयर मार्केट में, हम कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट, क्या हम आईपीओ ले सकते हैं, क्या हम म्यूचुअल फंड लेते हैं। फिर मैं एक बार दोबारा आपको बताता हूं इन शॉर्ट फॉर्म कि आप शेयर मार्केट में, डिवेंचर मार्केट में आप शेयर ट्रेडिंग इंटर डे या इंट्रा डे नहीं कर सकते हो, आपको मना किया हुआ है गवर्नमेंट ने, लेकिन ओकेजनली आप कर सकते हो रजिस्टर्ड ब्रोकर के थ्रू, ठीक है। और जो कंडीशन मैंने लिमिट्स बताया उससे ज्यादा होने के बाद आपको प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म जो मैं आपको बताया उस फॉर्म में अपने जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है आपके डिपार्टमेंट का, उसे आपको इंटीमेशन देना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहाँ खत्म करता हूँ। थैंक यू, आपने जो टाइम मुझे दिया। अब आपको देखना है कि आपने अपना टाइम वेस्ट किया या इन्वेस्ट किया, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।